और आदित्यनाथ ने बताया कि एक नाविक का परिवार जिसकी 125 करीब नाव थी, उसने 30 करोड़ रुपया कमाए। लूट नावों में थी, उन नावों में जिन पर बैठ के आदमी संगम के उस नोच तक नहाने जाता था। वहां जाने का जहां 200 रुपया पड़ता है, वहां 2000 रुपया वसूला जा रहा था, 3000 रुपया वसूला जा रहा था। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह से हो रहा हो तो क्या कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में अपराधियों को, माफियाओं को और हिस्ट्री सीटरों को काम करने का पूरा धंधा दिया गया था? क्या उत्तर प्रदेश में वसूली तंत्र पूरा काम कर रहा था? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के सारे माफिया वहां लूट में जुटे थे? श्रद्धालुओं से लूट हो रही थी और वहां के नाविकों से भी लूट हो रही थी। जी आज मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आदित्यनाथ ने विधानसभा में तमाम उपलब्धियां बताई महाकुंभ की। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस कुंभ में कितने लोग वास्तव में मरे। टोटल संख्या आज तक नहीं बता पाए हैं। टोटल घायल कितने हुए नहीं बता पाए हैं। टोटल लापता कितने हुए नहीं बता पाए हैं। लेकिन कहानी बताते हैं कि 3 लाख करोड़ का धंधा हुआ। तो साहब 3 लाख करोड़ का धंधा हुआ तो 3 लाख करोड़ का जीएसटी मिलना चाहिए था। क्या मिला है उत्तर प्रदेश को? केंद्र सरकार को, जीएसटी कमिश्नर को इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए। क्या वहां सचमुच वैसे ही चल रहा था जैसे बताया जा रहा है? मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरी पत्नी भी वहां गई थी और उस दौरान उन्होंने देखा जहां पर 50 रुपया बाइक टैक्सी वाला लेता था, वहां वो 500 रुपया ले रहा था, यानी लूट कर रहा था। जब पुलिस वाले से कहा गया कि ये गलत वो कर रहा है तो उसने कहा हम क्या करें, ये सब तो ऊपर के लोग तय करते हैं। अब ऊपर का कौन है कोई नहीं बता पाता है, लेकिन इसी तरह हो रहा है। इसी तरीके से कहीं कहा गया फ्री शटल बसें चल रही हैं, कुछ और चल रहा है, वहां कहीं कुछ फ्री नहीं मिला। हर चीज में लूट थी। पैसे ही लेते, बिल्कुल वाजिब पैसे लेते, आदमी देता, लेकिन वहां लूट मची हुई थी। होटलों में लूट थी, जो ले जाने ले आने के लिए जो जो साधन वहां पर अनुमति दी गई थी उनमें लूट थी, और उससे बड़ी लूट नावों में थी। उन नावों में जिन पर बैठ के आदमी संगम के उस नोच तक नहाने जाता था। वहां जाने का जहां 200 रुपया पड़ता है, वहां 2000 रुपया वसूला जा रहा था, 3000 रुपया वसूला जा रहा था। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह से हो रहा हो तो क्या कहेंगे। और आदित्यनाथ ने बताया कि एक नाविक का परिवार जिसकी 125 करीब नाव थी, उसने 30 करोड़ रुपया कमाए। मैं भी मान लेता हूं 30 करोड़ कमाए हो, तो 30 करोड़ पे उसने कितना इनकम टैक्स दिया, कितना उसने जीएसटी दी? क्या ये कानूनन नहीं है? देना चाहिए। तो इस पर कोई जवाब नहीं। अब जिसकी उन्होंने कहानी सुनाई विधानसभा में, वो पिंटू वास्तव में हिस्ट्री सीटर है। डबल मर्डर के केस में अभी कुंभ के चंद समय पहले ही जमानत पर छुड़ा कर लाया गया है, यानी उस अपराधी को छुड़ा कर लाया गया। वो करता क्या है आप पूछेंगे, तो वो नाविक नहीं है, वो नावों से, नाविकों से वसूली का काम करता है, और इस वसूली में वो, उसका परिवार सारे संलग्न है, और इसी कारण से वो हिस्ट्री सीटर है। उसने तमाम अपराध किए,
वो वहां का गुंडा मवाली बदमाश माफिया कह सकते हैं कि उस क्षेत्र का माफिया, उस पिंटू की वो प्रशंसा कर रहे हैं। बड़ा अजीब लगता है कि उस पिंटू की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। तब तो फिर अतीक अहमद की भी प्रशंसा कीजिए, फिर तो करवरिया आपके खुद ही विधायक सांसद हैं, उनकी प्रशंसा कीजिए, आप प्रशंसा कीजिए और दूसरे लोगों की जो वहां सारे अवैध धंधे चला रहे हैं। और यही वजह थी कि वहां लोग लगातार महंगाई का भी शिकार हो रहे थे, लोग मुफ्तखोरी का भी शिकार हो रहे थे और लोग शोषण का भी शिकार हो रहे थे। तमाम तरह से लोगों को परेशान किया गया, श्रद्धालुओं के साथ में हर तरह से लूट की गई, हर चीज के लिए लूट की गई। तो ये लूट करने वाले यही माफिया थे। और क्या इस लूट भ्रष्टाचार के मॉडल को ही योगी अपना असली मॉडल बताते हैं? क्या यही उनकी उपलब्धि है? महाकुंभ में सारे माफिया ही काम कर रहे थे? जी हां, वही कर रहे थे, क्योंकि उनका जो वहां मंत्री है गोपाल नंदी, हालांकि मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, वो इतने बार नहाया, इतना कोई नहीं नहाया होगा। जब कोई वीआईपी आता था तो उसके साथ डुबकी लगानी पड़ती थी, रोज डुबकी, 4-4, 6-6 बार डुबकी, 8-8 बार डुबकी। अब आप समझिए, लेकिन वहां पर जितनी दुकानें, सब कुछ अलॉट किया गया, जो भी कुछ दिया गया, उन सब में कहा गया आप कुछ भी करिए, आप लूटिए, आपको आप हमारा पैसा दीजिए, आप करिए। करोड़ों करोड़ों में वो दिया जा रहा था। तो इस तरह से लूट करने का लाइसेंस खुद सरकार ने ही दिया। तो शायद यही वजह है, उसके लिए अपराधियों की भी जरूरत थी। तो गोपाल नंदी चूंकि लोकल है और वो अपराधी प्रवृत्ति के भी माने जाते हैं, तो साहब गोपाल नंदी जो कभी अतीक अहमद के पांव दबाया करते थे, उन्हीं का ये सारा धंधा चल रहा था। तो ये सब उनके लोग, उनकी सरपरस्ती में जो वसूली का धंधा करते हैं, मर्डर करते हैं और दूसरे आतंक फैलाते हैं, वो सब है। तो ये उस उत्तर प्रदेश में हो रहा है जिसे आदित्यनाथ कहता था कि भयमुक्त उत्तर प्रदेश बना रहे हैं हम, वो बना रहे हैं। तो भयमुक्त तो नहीं, भय युक्त जरूर बना दिया। खुद आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बना है, उस समय उसके खिलाफ 3 दर्जन मुकदमे थे, और जो व्यक्ति करीब 3 दर्जन जिस पर मुकदमे रहे हो, खुद अपराधी रहा हो, और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अपने मुकदमे खुद ही वापस ले लेता है, अपने तमाम नेताओं के खिलाफ जो आपराधिक मुकदमे हैं वो वापस ले लेता है। और इस तरीके से आदित्यनाथ ने ये सारे ड्रामे किए, और ये एक जगह नहीं हो रहे। तो इसी तरह जो बार बार वो प्रशंसा करता है, वो असल में अपराधियों का सरगना है। तो सबसे बड़े अपराधियों का सरगना उत्तर प्रदेश में खुद योगी आदित्यनाथ है। ऐसा ना होता तो उसकी भाषा सदन में इस तरह के अपराधियों वाली ना होती कि वो एक चुने हुए विधायक के बारे में महाराष्ट्र के कहता है कि उसे यहां ले आओ, हम निपट लेंगे। तो जो उसको यहां पर हिसाब देने की बात करता है, आप समझ सकते हैं कि वो क्या है। और यही इतिहास उनके तमाम और मंत्रियों के भी हैं। तो आप इससे समझिए, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में आज कहीं पर भी जगह बाकी नहीं है जहां अपराधियों के बोलबाले ना हो, जहां भी देखिए। और उत्तर प्रदेश क्या, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, यही हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से प्रशिक्षित है, एबीवीपी से प्रशिक्षित है, वो यही सब कर रहे हैं। कोई रेप कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई और धमकाने का काम कर रहा है, ये चल रहा है। इसका एक उदाहरण, एबीवीपी का संगठन मंत्री रहा है, और जो संगठन मंत्री रहा है उसने कैसे भोपाल में 14 साल की एक बच्ची के साथ में रेप किया। अब आप सोचिए, तो यह जहां चरित्र हो तो आप इससे समझ सकते हैं कि यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में रोज हो रहा है। अभी रामपुर कोतवाली में तैनात दरोगा
जो है कोतवाली के अंदर, चूंकि मुस्लिम समुदाय से था, तो नायब खान वो अंदर मृत पाया जाता है। बताया जाता है कि उसके साथ लगातार अल्पसंख्यक होने के कारण हमले हो रहे थे, इसलिए उसने मौत को गले लगा लिया। इसके पहले इसी तरीके से आगरा में आप देखिए, तमंचे के बल पर एक विवाहिता को लूट लिया गया, जो सरेआम लूट लिया गया। सोने चांदी के जितने आभूषण थे उसके साथ बदतमीजी की गई। वो शादी से लौट रही थी, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। चित्रकूट में दबंगों ने तमंचा लहराकर दलित समुदाय के एक व्यक्ति को मारा पीटा, जात सूचक गालियां दी और न जाने क्या क्या किया। इसी तरीके से इटावा में एक युवक का अर्धनग्न जो है शव पाया गया, उसे 4 दिनों से घर से उठा लिया गया था और जिला पंचायत कार्यालय में वो चतुर्थ श्रेणी पे कार्यरत था और उसके साथ में विभत्स व्यवहार किया गया। इसी तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, एक जगह नहीं हो रही। इसी तरह जौनपुर में एक घटना हुई, बलिया में हुई। बलिया में तो सुभाषा जो सत्ता में ही पार्टी है, सहयोगी है, उसी के एक पदाधिकारी उमापति को थाने ला करके बुरी तरीके से बाथरूम में दरोगा ने पीटा और सब कुछ किया। गोंडा में एक पवन तिवारी नाम के लड़के को मार डाला गया, दबंगों ने पीट पीट कर मार डाला और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस उल्टा धमका रही परिवार को। गाजियाबाद में सरेआम बदमाश एक आइसक्रीम वाले का मोबाइल छीन ले जाते हैं और उसके बाद में उसे फोन करके कहते हैं तुम वो बताओ इसका पासवर्ड। सोचिए कितनी हिम्मत है। इसी तरह झांसी में भाजपा नेता ने दलित परिवार के एक व्यक्ति को बुरी तरीके से पीटा, पूरा परिवार बुरी तरीके से डरा हुआ है, सब कुछ है। रायबरेली में दबंगों ने सर्वेश पाल नाम के एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। तो मैं ये चंद घटनाएं आपको इसलिए बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश आज इतने भय में, तो इसीलिए शायद आदित्यनाथ सरकार ने कि पुलिस ने लचर पैरवी की और उस पिंटू को जमानत मिल गई जो हिस्ट्री सीटर है, इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी है, और उसे नावों का सारा काम दे दिया और कहा वसूलो। और जो वसूली रैकेट चलाता है उसके बूते आदित्यनाथ सदन में बता रहा है कि 30 करोड़ कमा लिए, यानी 30 करोड़ की वसूली हो गई। किससे? श्रद्धालुओं से। तो साहब फिर तो निश्चित रूप से एक महान कार्य हो गया। तो अब तो जीएसटी में आ जाना चाहिए, इनकम टैक्स में आ जाना चाहिए कि हाँ साहब कितना पैसा कमाया है और कितना सरकार को दिया है और कितना क्या है। सारे खेल समझ में आ जाए। असल में झूठ बोलने, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। अपराधियों का गैंग सत्ता में जब बैठा हो तो इसी तरह की घटनाएं होती हैं और इनको आपको समझना चाहिए।